हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम यूजीसी नेट दिसंबर 2024 में होने वाले एग्ज़ाम्स की जो कॉमर्स का सिलेबस है उसमें यूनिट 2 का एक और टॉपिक लेके आए हैं हम। यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की हम कुछ एमसीक्यूज़ लेके आए हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी अकाउंटिंग क्या होती है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप, आईएफआरएस, उनके बारे में हमने स्टडी कर लिया था। अब हम उन्हीं से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ आप लोगों के लिए लेके आए हैं। चलिए आइए देखते हैं एमसीक्यूज़ क्या कह रहे हैं। First, which of the following accounting principle assumes that a business will continue its operations for the foreseeable future? इसमें से कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये अज्यूम करता है कि जो बिजनेस है वो कंटिन्यू करेगा अपने ऑपरेशन फॉरसीएबल फ्यूचर तक, मतलब अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक वो कंटिन्यू करते रहेंगे अपने बिजनेस ऑपरेशंस। देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में हमने पढ़े थे, बिजनेस के बारे में पढ़ा था कि बिजनेस में जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस कंटिन्यू रहेगा फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर। बंद नहीं होने वाला है, लिक्विडेट नहीं होने वाला है, लगातार चलता रहेगा। तो उसके बिहाफ पे ये लोग पूछ रहे हैं कि किस तरीके से कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताता है कि बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। एक है गोइंग कंसर्न, कि बिजनेस चलता रहेगा। दूसरा है कंसिस्टेंसी, मैचिंग और प्रूडेंस। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारे यहाँ पे? गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल क्या कहता है हमारा कि बिजनेस को हम क्या मान के, क्या अज्यूम करके हम बिजनेस चलाते हैं कि बिजनेस हमारा अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक चलता रहेगा, इनफिनाइट पीरियड तक। कब हैम्पर होता है? कब हैम्पर होता है हमारा? जब जैसे कि मान लो कि हम बैक टू बैक लॉसेस हो रहे हैं बिजनेस को, बैक टू बैक वो अपनी जो भी लोन्स हैं उनकी पेमेंट नहीं कर पा रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं हो पा रही है, तब हम मान के चलेंगे कि हाँ हमारा गोइंग कंसर्न रिपीट हो रहा है। वरना हम क्या मान के चलते हैं, जो बिजनेस है वो एन नंबर ऑफ टाइम पीरियड तक वो चलता ही रहेगा बैक टू बैक। कंसिस्टेंसी नहीं होगा। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि जो भी आप प्रिंसिपल्स हैं, जो भी आप उसमें अप्लाई करो, जैसे कि मान लो डेप्रिसिएशन लगा रहे हो तो उसके दो मेथड्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, वैसे तो ज़्यादा मेथड्स होते हैं, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी अगर हम लें, डेप्रिसिएशन के अगर हम दो मेथड्स की बात करें, एक है एसएलएम और दूसरा क्या है? डब्ल्यूडीवी। एक बार आप एसएलएम लगा रहे हो एक साल, दूसरे साल डब्ल्यूडीवी लगा रहे हो नेक्स्ट ईयर एसएलएम, ऐसे नहीं कर सकते हो आप। लेकिन यहाँ पे अगर हम जो बात करें कंसिस्टेंसी की, अगर बात करें कंसिस्टेंसी का, यहाँ पे इस चीज़ से फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, तो उसका कौन सा है? गोइंग कंसर्न से है कि बिजनेस विल बी गोइंग फॉर एवर एंड एवर। कंसिस्टेंसी लगाते हैं कि जो भी मेथड्स अप्लाई करते हैं उसके लिए मैचिंग प्रिंसिपल भी नहीं होगा और प्रूडेंस भी नहीं होगा। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, सेकेंड एमसीक्यू पे आते हैं। The principle that requires revenue and expenses to be recognized in the period in which they occur। मतलब ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज करे जिस पीरियड में वो हो रहा है, रिगार्डलेस व्हेन कैश ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस। तो ये नहीं सोचने की रिक्वायरमेंट कि कैश कब हो रहा है। तो अभी हमने लास्ट ही लेक्चर में पढ़ा था, एक होता है ड्यू बेसिस और एक होता है कैश बेसिस। कि मतलब कैश बेसिस मतलब ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करो जब कैश आपको रिसीव हो गया, कैश मिला या कैश गया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, तब रिकॉर्ड करो। लेकिन ड्यू बेसिस में क्या होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन, कैश मिले ना मिले, अगर ट्रांजैक्शन पर डेट हो गई है तो आप रिकॉर्ड कर लो। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या है? अक्रूवल। अक्रूवल बेसिस क्या कहता है कि ड्यू और कैश विच एवर इज अर्लियर दैट शुड बी रिकॉर्डेड। कि कोई भी चीज़, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आपने करा है, ड्यू हो चुकी है या फिर उसका कैश रिसीव हो गया, जो भी अर्लियर है, जो भी ट्रांजैक्शन अर्लियर है रेवेन्यू और एक्सपेंस के कंटेक्स्ट में, यू शुड रिकॉर्ड दैट। तो द करेक्ट आंसर क्या होता है? अक्रूवल। अक्रूवल प्रिंसिपल क्या कहता है कि रेवेन्यू और एक्सपेंस को कब रिकॉग्नाइज करो? वेन एवर इट इज़ ड्यू और कैश, रिगार्डलेस। ये आपको वेट करने की जरूरत नहीं है कि कैश आए तभी आप रिकॉर्ड करो, नहीं, अगर पहले ड्यू हो चुका है तो भी उसको रिकॉर्ड आप कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर क्या कह रहा है? अक्रूवल। नेक्स्ट, थर्ड, which accounting principle dictates that expenses should be matched with the revenues? ऐसा कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो कहता है कि अकाउंट्स, जो भी एक्सपेंसेस हो, जो भी एक्सपेंसेस हो
दैट शुड मैच द रेवेन्यूज। दे हेल्प जनरेट विद इन द सेम पीरियड। देखो सबसे पहले तो आपको एक्सपेंसेस और रेवेन्यू का मतलब पता होना चाहिए। एक्सपेंसेस मतलब होते हैं खर्चे। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी खर्चे हो रहे हैं उसको क्या कहा जाता है, एक्सपेंसेस। जैसे कौन कौन से खर्चे हो गए, बिजली का बिल पे करा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, पानी का बिल पे करा, वाटर एक्सपेंस, सैलरी दी, वेजेस दी, रिपेयर्स कराया, तो ये सब क्या होते हैं, एक्सपेंस। रेवेन्यू मतलब जहाँ से पैसा मिला। सबसे पहले तो सेल्स करोगे, सामान बेचोगे तो पैसा मिलता है। सेल ऑफ स्क्रैप, जो कबाड़ माल होता है उसको बेच के। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को बेच के पैसा मिला, ठीक है। रेंट रिसीव्ड हो गया कहीं से भी, ये सब चीज़ें क्या हुई, रेवेन्यू। जहाँ से पैसा मिल रहा है वो रेवेन्यू होता है, जहाँ पे खर्चा हो रहा है तो उसे एक्सपेंस कहा जाता है। तो कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये बताता है कि एक्सपेंसेस शुड बी मैच विद द रेवेन्यूज। तो जो एक मैचिंग प्रिंसिपल होता है वो बताता है। जैसे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी। मैचिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होता है मैचिंग प्रिंसिपल, वो हमें बताता है कि एक्सपेंसेस शुड बी मैच विद द रेवेन्यूज। अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, रेवेन्यू कम होते हैं, तो मतलब लॉसेज हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। रेवेन्यू ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, तो मतलब प्रॉफिट्स हो रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, डी। According to principle of prudence or conservatism, when faced with uncertainty, a business should, देखो अगर कोई भी बिजनेस जो होता है, कंजर्वेटिज्म जो हमने पढ़ा था, when faced, इसका ये जो है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना होगा कि प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, एंटिटी कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, इसकी हमने एक डिटेल में वीडियो बना के अपलोड कर रखी है, आप उसको एक बार चेक कर सकते हैं। पूरे 1 घंटे की वीडियो है, हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करेंगे उसको, इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी अलग से। According to the principle of prudence or conservatism, when faced with uncertainty, a business should, अगर अनसर्टेनिटी के साथ फेस कराए तो बिजनेस को क्या करना चाहिए, ओवरस्टेट पोटेंशियल लॉसेस, क्या पोटेंशियल लॉसेस को ज़्यादा दिखाना चाहिए, रिकॉग्नाइज प्रॉफिट्स इमीडिएटली, क्या एकदम से प्रॉफिट्स दिखा दे, अंडरस्टेट लाइबिलिटीज़, क्या लाइबिलिटीज़ को कम दिखाया जाए, या रिकॉग्नाइज पोटेंशियल लॉसेस बट नॉट पोटेंशियल गेन। सो द करेक्ट आंसर इज डी, कि आप जो आपके पोटेंशियल लॉसेज हैं उसको तो रिकॉग्नाइज करो। अगर आपको लग रहा है कि जो भी लॉसेज हो रहे हैं, होने वाले हैं, तो उसको तो रिकॉग्नाइज करो, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करो। लेकिन जो भी पोटेंशियल गेन है उनको रिकॉग्नाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, which accounting concept assumes that financial statements are prepared with the assumption that business is operating in normal course and will continue to do so for foreseeable future। कि बिजनेस जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन फोर्सिएबल फ्यूचर तक चलता ही रहेगा। ये अभी भी हमने पहले भी करा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो इसको ध्यान से करें कि बिजनेस जो है चलता ही रहेगा। तो कौन सा है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, which of the following accounting concept assumes that business is treated separately from its owners। कि बिजनेस को कैसे ट्रीट किया जाता है, सेपरेटली, कि बिजनेस अलग है और उसके ओनर्स अलग है, सबको अलग अलग ट्रीट किया जाए। तो कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट ये कहता है कि जो बिजनेस का ओनर है वो तो अलग है और जो बिजनेस है वो अलग है, सेपरेट। तो क्या अक्रूवल कंसेप्ट कहते हैं, नहीं। अक्रूवल तो क्या हो गया, ड्यू हुआ या कैश हुआ उसको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो, ये बताता है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है, यस। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है, बिजनेस की जो एंटिटी है वो अलग है और ओनर अलग है। आप दोनों को सेम नहीं समझ सकते। जो बिजनेस की लाइबिलिटीज़ हैं वो बिजनेस की रहेंगी, ओनर की नहीं होंगी, ठीक है। सो द बिजनेस इज डिफरेंट एंड द ओनर इज डिफरेंट। बिजनेस अलग से चल रहा है, ओनर अलग है। नेक्स्ट, which of the following postulates in accounting assumes that financial statements should be based on objective evidence rather than personal judgment। तो कौन सा postulate अकाउंटिंग में ये अज्यूम करता है कि जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो किस पे बेस होने चाहिए, एविडेंसेस पे, सबूतों पे होने चाहिए, पर्सनल जजमेंट पे नहीं होने चाहिए। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जो भी चीज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर हम बात करें वो हर चीज़ किस पे चलती है, एविडेंसेस पे चलती है। तो तभी हम क्या करते थे, हमने बात करी थी प्रीवियस वीडियोस में,
वाउचर्स की हम वाउचर्स क्यों मेंटेन करते हैं? कोई भी अगर खर्चा हो रहा है तो हम उसके वाउचर्स मेंटेन करते हैं, संभाल के रखते हैं अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वो एक तरीके से क्या है, एविडेंस है, सबूत है कि हाँ वो ट्रांजैक्शन हुई है, वो खर्चा हुआ है या वो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, सेल्स हुई है, परचेज हुई है, किसी भी चीज़ का वाउचर होगा हम उसको मेंटेन करके रखते हैं अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो बेसिकली वो कौन सी चीज़ होती है जो ये बताते हैं? ए है गोइंग कंसर्न पोस्टुलेट, नहीं, दिस इज रॉन्ग। मनी मेजरमेंट, नहीं, यहाँ पैसों की बात नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी, यस, ऑब्जेक्टिविटी पोस्टुलेट, और कॉस्ट भी नहीं बताता। ऑब्जेक्टिविटी पोस्टुलेट इज द करेक्ट आंसर। ये बताता है कि ऑब्जेक्टिव एविडेंस पे डिपेंड होता है रादर दैन पर्सनल जजमेंट। खुद के जजमेंट्स नहीं करने होते कि अपनी कि मेरे अकॉर्डिंग ये सही है, मेरे अकॉर्डिंग वो सही है, मेरे अकॉर्डिंग ये ट्रांजैक्शन हुई, मेरे अकॉर्डिंग वो ट्रांजैक्शन नहीं। जो एक्चुअल है दैट इज ओनली एक्चुअल, वो एविडेंस के बिहाफ पे ही चलता है। नेक्स्ट, which accounting principles suggest that once an accounting method or policy is adopted it should be applied consistently over time? अगर एक बार आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल अडॉप्ट कर लिया तो उसको कंसिस्टेंटली आप अप्लाई करोगे टाइम के दौरान, कि उसको आप चेंज नहीं करोगे। अभी हमने बात करी थी कंसिस्टेंसी के बारे में कि एक बार, करेक्ट आंसर इज कंसिस्टेंसी, कि एक बार आप एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हो। जैसे मान लो अगर मैं डेप्रिसिएशन के बारे में बात करूँ, आपने एक बार SLM लगा लिया, उसके बाद नेक्स्ट ईयर आप WDV पे नहीं आ जाओगे, फिर नेक्स्ट ईयर SLM, बार बार आप चेंज नहीं कर सकते, स्विच नहीं कर सकते मेथड। जो आप मेथड अप्लाई कर रहे हो वही कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कभी रिक्वायरमेंट हो रही है कि आपको बहुत इमरजेंसी है मेथड चेंज करने के लिए, आपको वो बहुत अच्छा कुछ दिखा रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो आप कर सकते हो, लेकिन उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। डिस्क्लोज करना मतलब आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको शो करना पड़ेगा। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे स्टॉक का होता है लीफो और फीफो। एक बार आप लीफो मेथड अपना रहे हो दूसरी बार फीफो, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। आपको एक ही मेथड को फॉलो करना पड़ेगा ईयर आफ्टर ईयर। तो वो क्या कहता है, कंसिस्टेंसी ही बताता है। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ मटीरियलिटी इन अकाउंटिंग मीन्स, मटीरियलिटी का मतलब क्या होता है, ओनली सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड, all transactions must be recorded regardless of their size, financial statements should be prepared under consistent methods, the value of assets should be recorded at historical cost। मटीरियलिटी, मटीरियल आइटम मतलब क्या होती है, जो भी मेजर मटीरियल चीज़ें होती हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, सिग्निफिकेंट चीज़ें। देखो, मटीरियलिटी कंसेप्ट बेसिकली क्या होता है, जो भी मटीरियल चीज़ होती है, ये ऑडिट के टाइम भी वर्ड यूज़ होता है और वैसे भी यूज़ होता है। देखो, ऑडिट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। मटीरियल मतलब अगर ऑडिट होता है तो हम ज़्यादातर क्या होता है, ऑडिट का मतलब होता है एक तो चेक करना, ट्रांजैक्शंस का चेक होना। तो चेकिंग क्या होती है, मटेरियल चीज़ों की ज़्यादा होती है। मटेरियल मतलब जो भी लार्ज आइटम्स हो गई, बड़ी बड़ी आइटम्स, उनको डिटेल चेक होते हैं। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप n नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। चेक तो हर चीज़ का होगा, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी छोड़ दो, हर पार्ट का होगा, लेकिन जो डिटेल में चेक होता है वो किसका होता है, लार्ज आइटम्स का, बड़ी बड़ी अमाउंट्स का, लाखों करोड़ों की अमाउंट्स का। ठीक है, मटीरियलिटी आइटम जो होती है वो डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए 1 लाख रुपए की भी आइटम मटीरियल आइटम होगी, लेकिन अगर बड़ी रिलायंस कंपनी की बात करें तो 1 लाख रुपए की वैल्यू उसके आगे कुछ नहीं है, रिलायंस के लिए करोड़ों की आइटम मटीरियल होगी। ठीक है, तो मटीरियल आइटम मीन्स लार्ज आइटम्स, उन सबको चेक करना, दैट इज़ इंपॉर्टेंट ऑडिटिंग में भी। और यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग में भी मटीरियल आइटम मतलब जो भी बड़ी बड़ी आइटम होती है, कुछ भी स्किप नहीं होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली रिकॉर्डेड, हर चीज़ का प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द कंसेप्ट दैट रिक्वायर्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स should only reflect transactions that can be measured in monetary terms is called, जो भी चीज़ पैसों के टर्म्स में मेजर हो सकती है, जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पैसों के कंटेक्स्ट में रिकॉर्ड हो रहे हैं, मेजर हो रहे हैं, तो उसको कौन सा कंसेप्ट कहेंगे, दैट इज़ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। क्योंकि आप वही चीज़ रिकॉर्ड करते हो अपने अकाउंट्स में, दैट इज़ इन कंटेक्स्ट ऑफ मनी, जो मनी की कंटेक्स्ट में होगा उसी चीज़ को आप रिकॉर्ड कर सकते हो। इसको इकोनॉमिक भी कहते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होंगे
वो ही रिकॉर्ड होते हैं, कोई भी नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का जैसे एग्जांपल हो गया टर्नओवर की, अगर हम बात करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर, रिलायंस कंपनी का टर्नओवर वो किस में होता है, पैसों में होता है, तो दैट कैन बी मेजर्ड एंड दैट इज़ रिकॉर्डेड। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि एम्प्लॉई सेटिस्फैक्शन, तो एम्प्लॉई सेटिस्फैक्शन को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो एक नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। अगर एम्प्लॉई सेटिस्फाइड हैं, मोटिवेटेड हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, दैट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। तो वो क्या हो गया, एक तरीके से हमारे लिए नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो गई। तो यहाँ पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की अगर बात करें, जो भी मेजर हो सकता है मनी के टर्म्स में होता है, तो वो उसको कौन सा कॉन्सेप्ट कहते हैं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम। ये हो गए आज हमारे MCQs, ये हमने जो MCQs कवर करे हैं आज रिगार्डिंग यूनिट 2 ऑफ UGC नेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के। ठीक है, और भी वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी आपको हमारी जितनी भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसको डायरेक्ट ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।